नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। तो आज के सत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत जो नाटक है सिंदूर की होली, सर्वप्रथम हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। नाटक की विषय वस्तु, प्रमुख पात्र, संक्षिप्त कथा सार के नाटक में क्या प्रदर्शित किया गया है, किस प्रकार का ये नाटक है, और प्रमुख उद्धरण यानी प्रमुख कथन जो विशेषकर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली। सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हुआ। कहाँ हुआ? 1903 में बलिया जनपद में। निधन इनका 1987 ईस्वी। प्रमुख पहचान हिंदी के प्रमुख प्रसिद्ध नाटककार हैं, कथाकार एवं साहित्यकार। शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। साहित्यिक योगदान, लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी नाटक साहित्य के उन्नायक माने जाते हैं, यानी इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट नाटक लिखे हैं। विशेषकर समस्या को प्रदर्शित किया है नाटक में कि हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने अपनी नाट्य विधा में समाज के सामने वो लाए हैं। इन्होंने पारंपरिक नाट्य शिल्प को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ा। इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, नारी जीवन, सामाजिक सरोकारों एवं नैतिक मूल्यों की उत्कृष्ट प्रस्तुति मिलती है। विशेषताएं, इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक चेतना का सुंदर समावेश हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के जो नाटक हैं, इनमें इन्होंने भारतीय संस्कृति को दिखाया है, इतिहास से भी संबंधित इनके नाटक हैं, और सामाजिक चेतना कि किस प्रकार हमारे समाज में व्यक्तियों में आपस में सहभाव होना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य जागृत होना चाहिए अपने कर्तव्यों और अपने मूल्यों के प्रति। उनकी भाषा सरल, प्रभावमयी और भावपूर्ण होती थी। और मृत्यु का जो समय है 1987 ईस्वी में हुई। नाटक का प्रकाशन, सिंदूर की होली का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। नाटक में कितने अंक हैं? 3। एब्सेंट, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं लेखक हैं। सिंदूर की होली जो है ये एक समस्या नाटक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, और ये प्रश्न यहाँ से भी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र किन पश्चिमी विचारकों से प्रभावित है। जो भूमिका है नाटक की, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये समस्या नाटक है सर्वप्रथम, और यह 3 अंकों का है। एब्सन और बर्नार्ड शॉ क्या है, पश्चिमी विचारक है। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर, इनकी रचनाओं का अध्ययन करके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने इस प्रकार का एक नाटक लिखा है, जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है। नाटक की जो विषय वस्तु है वो क्या है? जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही राम प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन और बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा है। मिश्र जी यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह एक समस्या नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। नाटक में कितने अंक हैं? 3। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाटक में कितने अंक हैं। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाद और वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है।
उसके प्रत्येक पात्र अपना अपना व्यक्तित्व है, यानी प्रत्येक पात्र जो उन्होंने पात्रों का चयन किया है उन पात्रों का अपना अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक की भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। सहानुभूतिपूर्वक हुआ है यहाँ पर, जिसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है तथा सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। नारी में जो नाटक में जो समस्याएं हैं वो क्या है? नारी देह, पुनर्विवाद और वैधव्य की समस्या। पुनर्विवाद की जगह होता है पुनर्विवाह हो। सामाजिक वैषम्य, समाज में समानता नहीं है, सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, विषमता है। नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण कि किस प्रकार वर्तमान समय में नारी और पुरुष के संबंध हैं, उनका चित्रण भी इस नाटक में हुआ है। नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय। प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? मुरारीलाल, रजनीकांत, मनोरमा है। मुरारीलाल जी क्या है? डिप्टी कलेक्टर जो स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन हैं। पैसों के लिए अपने मित्र एवं एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी है इन्होंने। रजनीकांत ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है, जिसके न केवल होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र में घूमता है। चंद्रकला इससे प्रेम करती है। मनोरमा विधवा वैधत्व को झेल रही तर्कशील नारी पात्र है। यह कला की पुजारी है और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवाद, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद करवाया है। तो नारी प्रमुख पात्र कौन है? वो मनोरमा है। मनोज शंकर बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को न जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है। मनोज भी एक तर्कशील प्राणी है, यानी इसके पिता की मृत्यु हो गई है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त, यानी मानसिक कुछ परेशानी है। चंद्रकला मुरारीलाल की पुत्री, जिसे रजनीकांत से पहली नजर में प्रेम हो जाता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है और मरणासन्न पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैधव्य से अपने वैधव्य को ऊंचा बताती है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है, जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार है। वह तथ्यों से ज्यादा भावनाओं के महत्व की पक्षधर है। भगवंत सिंह ये जमींदार हैं जो रजनीकांत की हत्या करवाते हैं। यह सहायक है रजनीकांत की हत्या करवाने में। हरनंदन रजनीकांत की हत्या में सहायक। डॉक्टर चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर मनोज शंकर से हल्की बहस इसकी होती है। गौड़ पात्र में माहिर अली और कुछ अन्य जन। संक्षिप्त कथा सार नाटक का जो पहला अंक है, उस पहले अंक की हम कथा का अध्ययन करेंगे। इस पहले अंक में भी सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है। इस अंक में रजनीकांत नाम क्यों वह की हत्या की सुपारी ले लेता है। भगवंत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उनके आपस में समझौता करने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। रजनीकांत भगवंत सिंह से ही उनके ही वंश से था, जिसकी जमीनी विवाद उनसे पहले सा था, यानी उनके परिवार का था वो, जिससे उनका पारिवारिक विवाद चल रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं उसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ है और उसे जान से ही मारना चाहता है। जब तक मुरारीलाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो सुझाव दे रहा था, तब तक उसने अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया। हत्या की बात पर मुरारीलाल आग बबूला हो जाता है, लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर 4 गुना घूस यानी 40,000 मिलने पर वह शांत हो जाता है। यानी भ्रष्ट व्यक्ति है, करप्शन में लिप्त है। वह भगवंत सिंह और उसके बीच दलाली करा रहे अपने मुंशी माहिर अली से कहता है, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के मध्य
कला और शिक्षा को लेकर संवाद हुआ है। प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई और प्रतीत हुआ कि चंद्रकला मुरारीलाल की पुत्री जो है वह रजनीकांत से प्रेम कर बैठी थी। इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारीलाल का संवाद हुआ है। नाटक का दूसरा अंक, इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम है। आत्मीयता को लेकर संवाद है जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर बात हुई है। मुरारीलाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अब भी पिछड़ी हुई है। मनोज शंकर और डॉक्टर के संवाद से इसका पता चलता है। नाटक का तीसरा अंक है। इस अंक में चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है। जहां बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारीलाल ही था। मुरारीलाल ने चंद रुपये लेकर मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र की नाव से ढकेलकर हत्या कर दी थी, जिस कारण वह अकेला रह जाता है। नाटक के प्रमुख कथन है। यहाँ से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह कथन सिंदूर की होली नाटक के किस अंक से लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत आते हैं। तो पहले अंक के प्रमुख कथन मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इन सभी का अध्ययन करिए। बस अपने आप का क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है, मुरारीलाल भगवंत सिंह से कहता है। या फिर इस प्रकार प्रश्न आते हैं कि कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह संवाद किसके और किस पात्रों के मध्य यह संवाद हुआ है। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सजा केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है, मुरारीलाल माहिर अली से कहता है। कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक साथ रख देना तो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना। मनोरमा का संवाद है चंद्रकला से। इसका मतलब है कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा की बालू में नहीं। मनोरमा चंद्रकला से कहती है, तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन करने में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो ये दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर बह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात तय हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। चंद्रकला मनोरमा से कहती है। अगला कथन है, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों में मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा मुरारीलाल से। अगला कथन है, हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है। मनोरमा मुरारीलाल जी से कहती है, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। मनोरमा मुरारीलाल से। दूसरे अंक के प्रमुख कथन है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ है। मनोरमा मनोज शंकर से। मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में
उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध लूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। मनोरमा मनोज शंकर से। पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं न करते। मनोरमा मुरारीलाल से। यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं। अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज शंकर मुरारीलाल से। किसी को गोली मारना यदि वीरता है, तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव है, मुझसे तो हो सके तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा। मनोज शंकर मुरारीलाल जी से कहता है, किसी को गोली मारना यदि वीरता है, तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो और वीरता और महानता से बढ़कर महानता। यदि यह मुझमें संभव हो तो मैं समझूंगा अपने से बड़ा मनुष्य हूँ। मेरा दुख मेरी आत्मा से सब ओर से व्याप्त हो चुका है। आत्मा में यदि मैं व्यंग न करूँगा, विनोद मैं अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा है तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल लूँ। मनोज शंकर मुरारीलाल जी से। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उनका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर यह भी हो उसका पहला प्रेम। उसमें बुराई कहाँ है? प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। बात स्वतः स्वभाव और प्रकृति की है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मनोज शंकर मुरारीलाल जी से कहते हैं, कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। डॉक्टर मनोज शंकर से। मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसीलिए कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था, और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिनों नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर हैं। मनोज शंकर डॉक्टर से यह कहता है, यहाँ पर उसकी बहस होती है डॉक्टर से, वहां पर वो प्रकृति की बात करता है। आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो आप जिसे आप सभ्यता कहते हैं, उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बड़ी हैं। मनोज शंकर डॉक्टर से। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीजों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। मनोज शंकर डॉक्टर से। वो जब वो बीमार है तो डॉक्टरी सलाह नहीं लेना चाहता उसके लिए, और डॉक्टर से बहस करता है कि प्रकृति में ही इलाज संभव है, प्रकृति है। पर कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी बातें सही थी, पर उससे बहस करता है और उसकी बात नहीं मानता। विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, लेकिन इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़ रहे हैं। मनोरमा मनोज शंकर से। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है, अपने उद्धार के लिए। किसी प्रकट विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में न आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। मनोरमा मनोज शंकर से।
मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो, मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी। और समझौता कैसा, आग और पानी का समझौता कैसा? मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उसके उनके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। चंद्रकला मनोरमा से कहती है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। चंद्रकला मनोरमा से। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर अस्तित्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों? पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसकी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकती। चंद्रकला मनोरमा से। पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं, उसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? चंद्रकला मनोरमा से कहती है, यानी तुमने जब वो उसकी मृत्यु हो रही थी, तुमने वहां पर उसकी हाथ से लेके सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, तो तुम किस प्रकार उसकी पत्नी हुई, क्योंकि तुमने कभी उसको देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा, जिसके साथ तुम रही नहीं, तुम्हारी कोई स्मृति नहीं है, तो ये वैधव्य कैसा? भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसीलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में भी ठहर नहीं सकती। स्वतंत्र स्त्री तो आज के दिन नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उनमें से एक है, लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना में मूल कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफी मैदान दे सकेगा। मनोरमा चंद्रकला से कहती है। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा का खिलौना बने हैं। वे भी ये कहने लगे हैं कि अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं है। चंद्रकला से मनोरमा कहती है। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली का संक्षिप्त अध्ययन किया। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इससे विशेष प्रकार प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।